वेलकम टू डीडीआई। यस, मैं हूं डॉक्टर मनोज और स्वागत है आप सबका मेरे ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर में। राइट, तो अभी तक हमने देख लिया है कि किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी होता है कैसे इंडिया में आते हैं और किस तरह से उन्होंने भारत का एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट करता है। राइट, किस तरह से आके वो जो इंडिया है जो इंडिया में जो भारत में इंटरनल डिस्प्यूट है, विभिन्न विभिन्न तरह के जो यहाँ पे जितने भी पतन करने वाले हैं यहाँ पे। राइट, वो किस तरह से यहाँ पे अपने जो राजा है किस तरह से वो इंटरनल डिस्प्यूट के कारण किस तरह से अंग्रेज को कैसे आगे बढ़ाने का काम करता है। राइट, और इसी कड़ी में हमने देखा था कि 18वीं सदी का भारत जब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उस समय हमारा भारत किस तरह का दिख रहा था। राइट, तो हमने देख लिया था इसमें क्या देख लिया था कि राजनीतिक कारण क्या था, सामाजिक सामाजिक परिदृश्य कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, मीन्स की 17 से 18 ईस्वी के बीच किस तरह की स्थितियाँ थी। उसमें हमने मुगलों का पतन देख लिया था। ठीक है, अवध अवध किस तरह से आगे निकल कर आता है, बंगाल किस तरह से प्रांत बन के आता है। राइट, देन हमने देखा था इसमें केरल राज्य का उदय कैसे होता है, निजाम हैदराबाद का कैसे होता है उदय होता है, मैसूर का किस तरह से होता है, सिंध का कैसे होता है, कर्नाटक का कैसे होता है, पंजाब कैसे आगे निकल के आता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, हम इसको अच्छे से देख चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, मराठा राज्य को भी देख चुके हैं। तो लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने मराठा राज्य को देखा था। आज हम देखेंगे उत्तर मुगल शासक। राइट, उत्तर मुगल शासक क्या था। जब मुगल काल का अंत होना शुरू हो गया था तो उस समय उत्तर मुगल शासक के रूप में 1707 से 1857 के बीच क्या क्या घटनाएं होती है हम उसको देखने का यहाँ पे कोशिश करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से मुगल की समाप्ति के बाद किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व और बढ़ाता और किस तरह से छोटे छोटे और भी डिस्प्यूट होने स्टार्ट हो जाते हैं जिससे आगे चल के काफ़ी सारे युद्ध देखने को मिलेगा। राइट, तो उसे हम देखते हैं उत्तर मुगल शासक की बात करें तो 1707 से 1857 के बीच टोटल 11 शासक आए, जिसमें जो पहला शासक था बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम भी कहा जाता था, और बहादुर शाह जफर जो अंतिम शासक था। राइट, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, उत्तर मुगल काल में पहला शासक बहादुर शाह प्रथम और जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। राइट, ये ध्यान रखना। उत्तर मुगल काल में क्या होता है, जब मुगल का समाप्ति होता है तो उस समय क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मुगल कमज़ोर हो जाते हैं। मुगल के कमज़ोर होने के कारण क्या होता है वहाँ पे गुटबाजी काफ़ी सारे होने शुरू हो जाते हैं, संयंत्र बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, छोटे छोटे गुट का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और उसी कड़ी में तीन इम्पोर्टेंट गुट जो कि सामने आता है, उसमें ईरानी गुट, तुरानी गुट और हिंदुस्तानी गुट। ये तीनों क्या होता है, एक गुट निकल के आता है जो कहीं ना कहीं आगे जाके किंग मेकर का काम करता है। राइट, ईरानी गुट की बात करें तो इसमें शहादत खां जिसको जो एक सिया मुस्लिम थे, तुरानी गुट की बात करें तो निजामुल। राइट, और हिंदुस्तानी गुट की बात करें तो इसमें सैयद बंधु जिसमें अब्दुल्ला अली और हुसैन अली थे। ये तीनों आगे मिलके क्या करता है, कहीं ना कहीं किंग बनाने का काम करता है। राइट, इन सारी चीज़ों में क्या था कि जो दरबारी गुटवादी था और जो संयंत्र था उसके कारण क्या था कि मुगल कहीं ना कहीं कमज़ोर होकर आने वाले समय में दिखना शुरू हो गए और जो आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक फ़ायदा देती है। राइट, इसमें हम ये सब तो गुट तो बन ही रहा था, साथ में क्या था कि हमने बात किया था कि मुगल तो कमज़ोर होते ही हैं, साथ में क्या होता है कि बाहर से भी कुछ आक्रमण शुरू हो जाते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं नादिर शाह का, जो कि सबसे पहला आक्रमण किया जाता है नादिर शाह के तरफ से 1739 में। नादिर शाह जो होता है ईरान का शासक होता है। ठीक है, ये करनाल के युद्ध में मुगल सेना को भारी मात्रा में हराया जाता है, मुगल सेना को पराजित करता है। ठीक है, जो आगे चल के दिल्ली और विभिन्न जगहों पे काफ़ी सारी परेशानियों का एक सबब बनता है। राइट, अगर हम इसमें बात करें तो दिल्ली में क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा लूटपाट मचाता है, जहाँ पे उस समय शाहजहाँ होता है, शाहजहाँ का जो होता है कोहिनूर हीरा उसको चुरा के ये चला जाता है, और इसके जो तख्ते ताउस कोहिनूर हीरा और भारी मात्रा में धन लूट कर वहाँ से ये चला जाता है नादिर शाह। राइट,
देन आगे हम देखें अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण होता है भारत के ऊपर। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है 1747 से 67 के बीच। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो नादिर शाह जब आक्रमण करता है तो उस समय दिल्ली का शासक शाहजहाँ होता है, राइट। ये चीज़ें ध्यान रखना आप, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं काफ़ी होती है, राइट। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण की बात करें तो 1747 से 67, मतलब कह सकते हो कि 20 साल तक इन्होंने अहमद शाह अब्दाली ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। जो नादिर शाह था, जो अहमद शाह अब्दाली था, वो नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। नादिर शाह का उत्तराधिकारी था, इसने भारत में बहुत सारे आक्रमण किए 1761 में। इसी का परिणाम था कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। आगे हम देखेंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध के क्या कारण थे, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पानीपत में ही बहुत सारे युद्ध क्यों लड़े जाते, वो भी हम आगे आने वाले समय में देखेंगे, राइट। देन आगे हम देखते हैं कि जो पानीपत था, पानीपत का युद्ध, राइट। पानीपत का युद्ध की अगर हम बात करें तो पानीपत का युद्ध 1526, 56 और 1761 3 युद्ध होता है, राइट। पानीपत का जो युद्ध होता है वो 3 युद्ध होता है। पानीपत के युद्ध के बारे में अगर आगे हम देखना शुरू करेंगे तो इसमें क्या होता है कि पानीपत का जो युद्ध होता है उसके क्या कारण थे, और पानीपत में बहुत सारे युद्ध क्यों लड़े जाते हैं, ठीक है। और पानीपत का तीसरा जो युद्ध था उसके क्या कारण थे और उसके परिणाम क्या क्या हुए। तो आज का ये जो स्पेसिफिक लेक्चर है इसमें आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। आशा करता हूँ आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, राइट। हम देखते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध की हम बात करें तो 1526, 56 और 1761 ये 3 पानीपत के युद्ध लड़े गए। जिसमें अगर हम बात करें, इसमें 2 क्वेश्चन आता है, पानीपत में बड़े बड़े युद्ध क्यों लड़े जाते हैं, और पानीपत जो है, जो पानीपत की तीसरी युद्ध है जनवरी 1761 में लड़ा गया, उसकी घटनाएं उसमें उसके क्या कारण थे, राइट, उसके परिणाम क्या क्या थे। तो ये चीज़ हम देखेंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो पानीपत का युद्ध था उसके पानीपत में बहुत सारे युद्ध क्यों लड़े जाते थे, रीजन क्या था। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन 3 ही रीजन हैं इसमें। एक तो देखें भौगोलिक कारण के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पे देखो भौगोलिक कारण क्या, इस तरह से ज़बरदस्त भौगोलिक कारण था। एक तो यमुना नदी, राइट, दिल्ली यमुना नदी जो ऊंचा स्थान था, राइट, और जो पानीपत था, और जो मराठा ऑलरेडी पंजाब में था, राइट, मराठा पंजाब में था, उधर लाहौर पड़ जाता है, और लाहौर और ये हमारा आज का जो कह सकते हो कि आज का जो हमारा पानीपत है, राइट, हरियाणा में, वो कहीं ना कहीं एक जंक्शन में पड़ जाता है, जहाँ से क्या होता है कि अगर पानीपत क्रॉस कर लिए तो दिल्ली में आपका इंटर हो जाता है, राइट। ऊंचा स्थान होता है, यमुना नदी के चलते वहाँ पे क्या होता है कि अच्छे से एग्रीकल्चर भी, सारी चीज़ें भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि भौगोलिक स्थिति इतनी ज़बरदस्त है कि यहाँ आने के बाद अगर कोई भी शासक यहाँ पे आता है तो ऑलमोस्ट उसका दिल्ली के ऊपर शासन होना यहाँ पे लाजमी होती है, राइट। देन हम बात करें पॉलिटिकल रीजन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे था, क्योंकि इंटरनल कला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, राइट। इंटरनल कला काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चलते क्या हुआ था कि जो उनकी चीज़ें थी, बड़ी बड़ी सेनाओं इसमें बड़ी बड़ी सेनाएं भाग ले सकती थी, राइट। आर्थिक इकोनॉमिकल स्टेटस भी इस तरह का था कि जहाँ पे मैंने बताया इकोनॉमिकल स्टेटस इस तरह से था कि वहाँ जब ये यमुना नदी है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड भी अच्छे से होगा, वहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन था, राइट, जिसके चलते पानीपत के बड़े बड़े युद्ध यहीं पे लड़े जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, ठीक है। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई होती है उसमें हम देखते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, जो कि किसके बीच लड़ा जाता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो होता है उस समय क्या होता है, मराठा जो होता है अपना अलग से दिल्ली के ऊपर और इस तरह से चीज़ें वो चलाए रहते हैं, चौथ वसूलना शुरू कर देता पंजाब में। उधर मराठा पंजाब में क्या था उस समय अहमद शाह अब्दाली होते थे, और दिल्ली का जो शासक था वहाँ पे चौथ वसूली करने का प्रयास किया जाता था मराठों के द्वारा। जिसमें क्या हुआ कि ये दोनों का कहीं ना कहीं जो अहमद शाह अब्दाली था और मराठा, इनके बीच में कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, चौथ वसूली करने के लिए कहीं ना कहीं टकराव उत्पन्न होता है, जिससे पानीपत की तीसरी युद्ध की नौबत भी आ जाती है, राइट। आगे हम देखें तो इसमें क्या होता है कि अगर हम देखें तो और भी चीज़ें, दोनों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ थी, जिन्होंने भी पानीपत के तृतीय युद्ध को जन्म दिया। दिल्ली का शासक जो उत्तर मुगल काल था,
काफ़ी कमज़ोर हो गया था, राइट। उसके बीच शक्ति का संघर्ष, जिससे शक्ति का संघर्ष का भी बढ़ावा मिला। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इसके कारण को दर्शाता है कि पानीपत का तीसरी युद्ध जो होता है वो तीसरे युद्ध के क्या कारण होते हैं, राइट। देन हम देखते हैं पानीपत के युद्ध, इतने मराठा के हार के क्या कारण होते हैं। पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है उसमें मराठा के हार के क्या कारण होते हैं। मराठा के हार के कारण कुछ बेसिक चीज़ें अगर हम देखें तो अहमद शाह अब्दाली जो होता है, अहमद शाह अब्दाली जो मराठा दिल्ली के ऊपर होता है, अहमद शाह अब्दाली जो कि पंजाब के अंदर होता है, दोनों के बीच क्या होता है पानीपत में तीसरी युद्ध में काफ़ी घनघोर युद्ध होता है, जिसमें पानीपत के तीसरी युद्ध में क्या होता है कि मराठा की हार होती है। अगर इसके कारणों की बात करें तो क्या था कि मराठा को सहयोग नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, राइट। इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए थे। मराठा काफ़ी अकेले पड़ गए थे। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इनका क्या था कि थोड़ा अच्छे से लड़ाई नहीं कर पाए। राजनीतिक अभाव, पॉलिटिकल जो सहयोग होता है वो भी काफ़ी अभाव था इसमें, और स्त्री और बच्चे भी। इसमें क्या होता है कि मराठा स्त्री और बच्चे को भी युद्ध में ले गए, जिससे क्या होता है कहीं ना कहीं अगर आप देखो, आप युद्ध करने जा रहे हो और फैमिली परिवार को लेके जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप क्या होता है कि एक तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा था, राइट। जिसके कारण क्या हुआ कि पानीपत का जो पानीपत था उसमें मराठा की हार होती है, राइट। कहीं ना कहीं अहमद शाह अब्दाली जो होता है पानीपत और दिल्ली के बीच एक जो रसद आपूर्ति का लाइन होता है उसको भी भंग करता है, जिसके चलते जो मराठा सेना होती है उसको भोजन और चारा की अव्यवस्था हो जाती है, संकट उत्पन्न हो जाता है, और उससे भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो उसे भूखे लड़ने के चलते पराजित होते हैं, राइट। मराठी जो होता है मैदानी युद्धों के अनुकूल व्यूह रचना नहीं कर पाती है, राइट। जो मराठी होता है उनको पहाड़ी इलाकों में लड़ने का अनुभव होता है, बट वो क्या होता है जो पानीपत होता है वो मैदानी इलाका है, तो वहाँ पे क्या है कि इसको एक व्यू रचना करने की दिक्कत होती थी, जिसके चलते क्या होता था कि मराठा कहीं ना कहीं ये सब हार का सामना मराठा को करना पड़ा, राइट। आगे हम देखते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुआ, वहाँ पे उनके परिणाम क्या क्या होते हैं। पानीपत के जो युद्ध होता है उसके परिणाम क्या होते हैं। पानीपत की अगर हम बात करें, पानीपत के युद्ध के बाद वैसे तो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट के रूप में देखा जा सकता है, बट क्या होता है कि जो पानीपत होता है उसमें मराठा का पराजय होता है, और उनको काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है। जी मराठा की तरफ से लगभग 75,000 सैनिक होती हैं, ठीक है। अनेक कुशल योद्धा होते हैं जो मारे जाते हैं, राइट। और बहुत सारे जैसे सरदेसाई जैसे इतिहासकार ये तर्क देता है कि पानीपत की हार ने मराठा पर विशेष प्रभाव नहीं डाला। जैसे पेशवा माधोराव की बात करें, वो महादजी सिंधिया